हेलो जी, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों को। आज हम पढ़ने वाले हैं धातु, अधातु और धातुओं के प्रमुख यौगिक जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। ये टॉपिक आपके बहुत सारे एग्जाम के सिलेबस में दे रखा है। जिस भी एग्जाम में जनरल साइंस पूछी जाती है और हो ही नहीं सकता कि वहां पे आपसे धातु और अधातु आपसे नहीं पूछा जाए। बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो आप सबको पता होना चाहिए, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। और आज हम इस पूरे टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपको आज की क्लास के बाद नहीं बचने वाला। सबसे पहले निवेदन आपसे इतना रहेगा, आप क्लास पूरी देखेंगे और 100% कंसंट्रेशन के साथ में देखेंगे। उसके बाद में जैसे ही आप नोट्स बना लेंगे, उसके 10 मिनट आप उसको नोट्स को देखेंगे, तो उसके बाद आपको ये जो है इस चैप्टर में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। धातु और अधातु जो होता है, इसमें हमें पढ़ना क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। सबसे पहले धातु और अधातु में अंतर हमें देखना होता है ना। तो इसमें 10 से 12 अंतर जो मेन इंपॉर्टेंट और लगभग 10 से 12 में तो सारे ही आ जाएंगे, तो वो सारे अंतर हम पहले देखेंगे। उसके बाद उनके अंदर जो कुछ भी एक्सेप्शन है यानी कि अपवाद है उसको हम देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट्स है उसके बारे में बात करेंगे। फिर धातुओं के अयस्क जो होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे लास्ट में धातुओं की जो प्रमुख यौगिक है जो हमारे दैनिक जीवन में डे टू डे लाइफ में जुड़े हुए कंपाउंड्स है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार का जो सिनेरियो रहेगा हमने आपको बता दिया, ठीक है। बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं स्टार्ट करता हूं, लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना है कि धातु और अधातु होते क्या है ना। सॉरी, धातु और अधातु होते क्या है। सबसे पहले आपने नाम सुना होगा, आवर्त सारणी क्या होती है, ठीक है। आवर्त सारणी सबने देखी होगी। जो भी बच्चे साइंस वाले मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता होगा पीरियोडिक टेबल क्या होती है। यहाँ पे आवर्त सारणी जो होती है उसके अंदर तत्वों को रखा गया है। ये आप सबको पता है कि जो पीरियोडिक टेबल होती है उसके अंदर हमने तत्वों को व्यवस्थित किया है, उनके गुणों के अनुसार, रासायनिक गुणों के अनुसार, भौतिक गुणों के अनुसार हमने तत्वों को व्यवस्थित किया है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ आवर्त सारणी में क्या है, तत्व है। अब ये जो तत्व है इन्हीं तत्वों को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है धातु यानी कि मेटल, एक होता है अधातु और एक होता है तीसरा प्रकार उपधातु। समझ गए मेरी बात को। मैं आपका एक बैकग्राउंड क्रिएट करना चाहता हूं ताकि आपको सारी चीजें एकदम समझ में आए, ठीक है। मैं सीधे आपको अंतर पे नहीं ले जा रहा हूं, पहले ये समझ रहा हूं कि धातु और अधातु शब्द क्या है। धातु और अधातु की अगर मैं बात करूं तो आवर्त सारणी में जो तत्व होते हैं उन्हीं तत्वों को हम 3 भागों में कैटेगराइज करते हैं। एक आपका धातु यानी कि मेटल, अधातु और उपधातु, 3 प्रकार से इसको डिवाइड कर दिया जाता है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल कभी कभी एग्जाम में ये बन जाता है कि निम्न में से कौन सा धातु है या फिर निम्न में से कौन सा अधातु है। तो वहां पे बच्चों को बहुत बड़ी परेशानी ये हो जाती है कि वो पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि अभी आवर्त सारणी में लगभग 118 तत्व खोजे गए हैं और उन सारे तत्वों को आप अलग अलग ये बांटे कि ये धातु है, ये अधातु है, अलग अलग याद रखना बहुत बड़ा मुश्किल टास्क है। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, बहुत आसान सी चीज है, एक बार आप ध्यान देंगे इसमें, एक बार ध्यान देंगे। ट्रिक ये है कि कोई भी तत्व अगर आपको दे दिया, कोई भी तत्व दे दिया और उसके लास्ट में, मान लो ये तत्व है और इसके लास्ट में आपको IUM यानी कि हिंदी में इसका उच्चारण अगर मैं बोलूं यम आ रहा है, ये शब्द जो है ये लास्ट में आता है। कोई भी तत्व के, ध्यान से सुनेंगे, कोई भी तत्व के लास्ट में IUM या यम आ रहा है, इसका मतलब वो धातु है। आपको आंख बंद करके वहां पे धातु टिक कर देना है, इसमें कंफ्यूजन होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। समझ गए मेरी बात को। अब आप कहेंगे सर सिर्फ IUM आएगा तभी धातु होगी, ऐसा नहीं है। जिस भी तत्व के लास्ट में IUM आ रहा है वो तो धातु है, उसमें तो कोई कंफ्यूजन रखना ही नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी तत्व हो सकते हैं, जैसे कि मैं बात करूं जिंक की, जैसे कि मैं बात करूं फेरस की, जैसे कि मैं बात करूं कॉपर की। इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे नहीं है, लगभग 95% आपके इस ट्रिक से चल जाएंगे। 95% एलिमेंट जो मेटल है उसके लास्ट में आपको EM मिलेगा। कुछ 5% ऐसे हो सकते हैं जिसके लास्ट में ये नहीं मिलेगा, तो वो आप देखते ही पहचान जाओगे कि ये तो धातु है ना। तो ये आप समझ गए। अब इसके अलावा जो कुछ भी है वो आपके किस में आ जाएंगे, अधातु में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस ट्रिक से आप धातु और अधातु को पहचान सकते हैं। समझ गए ट्रिक। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं। कोई भी तत्व आपको दे दे और उसके पीछे EM लिखा हुआ है, IUM, इसका मतलब उसमें आपको धातु टिक लगाना है, ठीक है। और उसके अलावा बचे हुए सारे क्या हो जाएंगे, अधातु हो जाएंगे। अब आप कहेंगे सर उपधातु क्या होता है, तो उपधातु को आगे मैं लेने वाला हूं, इसके बारे में हमें ज्यादा कुछ भी नहीं जाना, लेकिन एक सिंगल लाइन के अंदर भी इसको हम समझेंगे, ठीक है।
तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो अब हम पढ़ते हैं धातु और अधातु के अंदर डिफरेंस पढ़ेंगे। कुल 12 अंतर मैं आपको बताऊंगा और वो 12 अंतर ही सबसे इंपॉर्टेंट है, वही एग्जाम आएंगे, उससे बाहर कुछ भी नहीं आना है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर सकते हैं आप अगर आपको करना है तो। अब हम धातु और अधातु के अंदर जो डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे। एक साइड में लिख देता हूं इधर धातु को और इस साइड में लिख देता हूं अधातु। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस देखो, अगर मैं चाहता तो यहाँ पे लिख के भी ला सकता था, है ना, तो उससे आपका भी टाइम बचता, मेरा भी टाइम बचता, लेकिन यहाँ पे मतलब केवल टाइम बचाने से नहीं, क्योंकि ये चीजें मुझे याद है कि नहीं है ये आपको कैसे पता चलेगा, मैं आपके सामने लिखूंगा तभी ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख के लाने की बजाय आपके सामने लिखता हूँ ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़े और मेरा भी बढ़े। ओके, चलिए सबसे पहला धातु जो होती है ये कमरे के ताप पर क्या होती है, कमरे के ताप पर ठोस होती है, कमरे के ताप पर ठोस होती है। ये चीज आप समझ गए। इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि हमारा ये अलग अलग रहे। ये लीजिए, चलो ये क्या होती है, कमरे के ताप पर ठोस होती है। अब अगर मैं बात करूं अधातु की तो ये कमरे के ताप पर ठोस भी हो सकती है, गैस अवस्था में भी हो सकती है और द्रव, मतलब तीनों कंडीशन में मिल सकती है अधातु, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ठोस होगी। लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, मैं साथ ही साथ आपको एक्सेप्शन भी लेके चलूंगा ताकि आपके सारे फंडे यही क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, Hg, नाम सुना Hg? Hg को बोलते हैं मरकरी या एक दूसरा नाम इसका है पारा। ये द्रवित अवस्था में पाया जाता है। आपसे सवाल यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बजाय एक्सेप्शन से बनने की ज्यादा चांसेस रहते हैं। वहां सवाल बन जाएगा एकमात्र धातु जो द्रवित अवस्था में पाई जाती है, तो वो कौन सी हो जाएगी, आपकी मरकरी हो जाएगी। बाकी सारी की सारी क्या होती है, ठोस अवस्था में होती है। आप सोचिए, आप कमरे के ताप का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपके पास लोहे की कोई छड़ है या लोहे की कुछ भी आपके कमरे में आसपास आप देख सकते हैं सामान रखा हुआ है, तो वो कमरे के ताप पर ठोस है। या फिर आप लोहे को अंदर ले आए और वो द्रव्य अवस्था में बदल गया, ऐसा तो नहीं हुआ, मतलब या भाप बन के उड़ गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मतलब वो क्या है, कमरे के ताप पर ठोस कंडीशन में है। ठीक है, लेकिन जो मरकरी है वो कमरे के ताप पे द्रव्य होता है। जैसे कि थर्मामीटर आपने देखा होगा, टेम्परेचर मापने वाला जो यंत्र होता है, उसमें थर्मामीटर के अंदर मरकरी भरी हुई रहती है, तो वो कैसे होती है, द्रवित अवस्था में होती रहती है। ठीक है, तो ये हो गया, ये मैंने आपको बता दिया, ये ठोस, द्रव तथा गैस हो सकते हैं। यहां पे मैंने ये नहीं लिखा कमरे के ताप पे, क्योंकि बार बार ये लिख के मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना। आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे इतना लगता है कि आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए, क्योंकि हम कंपैरिजन करके पढ़ रहे हैं, तो ये आप चीजें समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि ठोस और गैस तो बहुत सारे अधातु होते ही हैं, लेकिन जो द्रव अवस्था में है यहाँ पे एक धातु है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा द्रव अवस्था में मरकरी है, उसी प्रकार यहाँ पे द्रव अवस्था में एक धातु जो आपको ध्यान रखना, धातु नहीं सॉरी अधातु, वो आपका हो जाएगा ब्रोमीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो क्या होगी, ब्रोमीन हो जाए। पहला डिफरेंस सबको क्लियर है, एक्सेप्शन भी क्लियर है। अब हम आते हैं दूसरे डिफरेंस पे। दूसरा डिफरेंस क्या हो जाएगा, धातु जो होती है, धातुएं विद्युत की चालक होती है। धातु क्या होती है, विद्युत की चालक होती है। चालक का मतलब इसमें से विद्युत जा सकती है, धातु विद्युत की चालक होती है। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, एक्सेप्शन, यानी कि विद्युत की चालक नहीं होती है तो उसमें एक आ जाएगा पीबी, जिसको लेड कहते हैं, और एक होता है आपका मरकरी, नाम सुना होगा मरकरी, यहाँ पे मैंने पहले भी बताया, तो ये एक्सेप्शन है। एक सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि चालकता सबसे ज्यादा किसकी होती है, सबसे ज्यादा चालकता किसकी होती है, तो वो होती है एजी। एजी का मतलब क्या होता है, चांदी। चांदी को जिस सिंबल से डिनोट करते हैं वो क्या होता है, एजी, इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एजी की होती है, उसके बाद कॉपर की होती है। तो इसलिए हमारे घरों में जो है कॉपर वगैरह के वायर लगाए जाते हैं, उसका रीजन क्या है, कॉपर की चालकता ज्यादा होती है। अब आप कहेंगे सर कॉपर से ज्यादा तो चालकता चांदी की होती है, तो अगर आपके पास इतने पैसे है कि आप चांदी के तार लगा सकते हो तो लगा लीजिए, बाकी कॉपर के लगाते हैं अपन तो। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ गई कि धातु जो होती है वो विद्युत की चालक होती है। तो सिंपल सा यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि अधातु क्या होगी, विद्युत की कुचालक होगी। ये क्या हो जाएगी, विद्युत की कुचालक। ओके, यहां से ये समझ आ गया, लेकिन इतने से काम खत्म नहीं हुआ, एक्सेप्शन यहाँ पे भी है। यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, यहाँ पे एक चीज आपको मिलेगी, विद्युत का चालक। एक्सेप्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एक होता है विद्युत का चालक, यहाँ पे ऐसे लिखा विद्युत एवं उष्मा, विद्युत और उष्मा, ऐसे लिखेंगे ज्यादा क्लियर रहेगा, विद्युत
और ऊष्मा दोनों लिख लीजिए, ठीक है। तो ये विद्युत और ऊष्मा दोनों की चालक होती है और ये दोनों की कुचालक होती है। यहाँ पे अब एक्सेप्शन लिखा रहा हूं, मतलब यहाँ पे कुछ कुछ चालक होंगे। तो विद्युत का चालक आपको यहाँ पे मिलेगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप होता है। और एक हम यहाँ पे बात करेंगे ऊष्मा का चालक। ऊष्मा का चालक कौन होता है? अभ्रक। नाम सुना होगा अभ्रक, जिसे माइका के नाम से भी जाना जाता है, तो वो ऊष्मा का चालक होता है। समझ गए मेरी बात को? यहां से हर पॉइंट से सवाल बन सकता है, हर एक पॉइंट से, किसी भी पॉइंट को आप मिस नहीं कर सकते। जो कुछ भी बता रहा हूं वो सारे जो है वो गोल्डन से भी महंगे, गोल्डन के डायमंड से भी महंगे। अब तीसरा डिफरेंस, यहां पे अगर मैं बात करूं तो तीन चीजें आपको जाननी है। कौन कौन सी? एक होता है मेल्टिंग पॉइंट, एक होता है बॉइलिंग पॉइंट और एक होती है डेंसिटी। तीन चीजें होती है, एक होता है मेल्टिंग पॉइंट, एक होता है बॉइलिंग पॉइंट और एक होती है डेंसिटी। डेंसिटी को क्या कहते हैं? घनत्व। यहां पे लिख देता हूं, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है गलनांक, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है क्वथनांक और डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। समझ गए? मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक, बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक और डेंसिटी मतलब घनत्व। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? हाई होते हैं। हाई का मतलब उच्च होते हैं। किसके? धातुओं के। यानी कि धातु की अगर मैं बात करूंगा, मेटल की अगर मैं बात करूंगा, तो उसके घनत्व, उसके गलनांक, उसका क्वथनांक सब कुछ हाई लेवल पे होता है। लेकिन यहां पे भी आपको एक्सेप्शन ध्यान में रखना है। यहां पे एक्सेप्शन क्या मिलेगा आपको? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो तत्व है, यानी कि सारी धातु जिसे हम कहेंगे, सारी धातु क्या होती है? ग्रुप वन जो होता है, ग्रुप वन जो होता है पीरियोडिक टेबल में, उसको सारी धातु के नाम से जाना जाता है। उसके अंदर तीन धातुएं जो आपको ध्यान में रखनी है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये जो होती हैं, इनके गलनांक, क्वथनांक और घनत्व क्या होते हैं? लो होते हैं। एक्सेप्शन है तो इसलिए लो होनी चाहिए, क्योंकि इसके क्या होते हैं? उच्च होते हैं, तो एक्सेप्शन के लो होंगे। तो ये आपको समझना है। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा? जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। इसके जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है और डेंसिटी है, ये लो होते हैं। लो मतलब अल्प होते हैं, निम्न होते हैं। यहां पे भी एक्सेप्शन आएगा। एक्सेप्शन का मतलब आप यहां पे अपने आप दिमाग में समझेंगे कि यहां पे ये अल्प है, मतलब एक्सेप्शन में यहां पे ये उच्च हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेप्शन आपको मिलता है हीरा। ये भी एक कार्बन का अपरूप है, जैसे कि हमने यहाँ पे बात की ग्रेफाइट भी, तो ग्रेफाइट भी कार्बन का एक अपरूप है। उसी प्रकार हीरा भी क्या है? कार्बन का एक अपरूप है। ये इसका एक्सेप्शन है। तो ये मैंने आपको 3 पॉइंट एक साथ क्लियर करवा दिए, 3 डिफरेंस एक साथ मैंने आपको बता दिए, मेल्टिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट का और डेंसिटी का। ठीक है, यहाँ पे अब चौथा डिफरेंस हम बात करेंगे। धातुएं जो होती हैं ये कठोर होती है। ये क्या होती है? कठोर होती है, बिल्कुल कठोर होती है। लोहे का जो है आप उस पर मुक्का मारो, आपको पता चल जाएगी कठोर होता है, मुलायम होता है। वैसे ही अगर मैं बात करूं अधातु की, तो अधातु क्या होते हैं? ये भंगुर प्रकृति के होते हैं। ये भंगुर प्रकृति के होते हैं। भंगुर प्रकृति के होने का मतलब क्या है दोस्तों? मतलब आप इसको अपनी ऐसे मुट्ठी में लेंगे और इसको ऐसे क्रश करेंगे, तो मतलब ये एकदम चूर टाइप बन जाता है, तो उसे कहते हैं भंगुर प्रकृति का, है ना। तो ये भंगुर प्रकृति के होते हैं। यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, हर जगह एक्सेप्शन आ रहा है। कठोर प्रकृति होते हैं, लेकिन वही बात है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये बहुत ज्यादा मुलायम होते हैं। इतने मुलायम होते हैं कि इसे आप चाकू से काट सकते हैं, है ना, इतने ज्यादा। सोडियम वगैरह जो धातु है, और हमने बात की धातु कठोर होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सोडियम और पोटेशियम है ये इतने मुलायम होते हैं, इनको आप चाकू से काट सकते हैं, है ना। तो ये एक्सेप्शन के तौर पे आप याद रखेंगे सारी चीजें। यहाँ पे जो मैंने 4 डिफरेंस बताए, यहाँ से लगभग 20 तरह के सवाल बन सकते हैं। कितने? अराउंड 20 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो हर एक पॉइंट को बड़े ही ध्यान से देख के, समझ के नोट करेंगे, या स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम बढ़ते आगे। इतनी चीजें अगर आपने पढ़ ली तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। मिटा सकता हूं इसको। 4-5 डिफरेंस हमारे हो रहे हैं, फिर हमारा ये क्लियर हो सकता है। इसके बाद तो नेक्स्ट पॉइंट। चलिए, 4 डिफरेंस हमारे हो गए थे। अब मैं बात करूंगा 5वें डिफरेंस की। ये हमारे हो गए अधातु। 5वां डिफरेंस, धातु जो होती है इसके अंदर अधात वर्धनीयता का गुण होता है। कौन सा गुण होता है भाई? अधात वर्धनीयता का गुण होता है। अधात वर्धनीयता का गुण का मतलब क्या है? अधात वर्धनीयता समझो क्या होती है।
जैसे कि धातु है मेरे पास, लोहा है, लोहा एक धातु है, तो उस लोहे को मैं पीट पीट के एक पतली चादर के रूप में उसको बना सकता हूँ, बना सकते हैं बिल्कुल। जैसे कि आपने घर वगैरह देखे होंगे जिसके ऊपर टिन सेट लगाते हैं, तो वो लोहे के ही तो बने होते हैं ना, तो एक चादर के रूप में इनको परिवर्तित कर सकते हैं, चादर के रूप में बदलना, चादर के रूप में बदलना, इसे आधार प्रतिनिधिता कहते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा सा नाम देख के आपको डरना नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। धातु को पीट के जो चादर टाइप बना देते हैं उसे आधार प्रतिनिधिता कहते हैं, लेकिन अधातु के अंदर ये गुण नहीं होता। सिंपल सी बात है, समझना। छठा पॉइंट यहाँ पे तन्यता का गुण। तन्यता का गुण भी किसमें पाया जाता है? धातुओं के अंदर पाया जाता है। और तन्यता का मतलब क्या होता है? तन्यता का मतलब है तार के रूप में बदलने की प्रक्रिया, यानी कि धातु जो होते हैं आप उसको खींच करके एक लंबा तार बना सकते हैं। आप उसको खींच करके, जैसे कि लोहे के तार होते हैं, बहुत लंबे लंबे तार होते हैं, तो यहाँ पे ये तन्यता का गुण होता है, उसी की वजह से ये तार के रूप में बदल सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा तन्यता किसमें होती है? ये कई बार सवाल आया है। सबसे ज्यादा जो तन्यता होती है वो होती है एयू। एयू क्या होता है? गोल्ड, सोना। सोना जो होता है उसको बहुत पतला सा लंबा सा तार इसका बनाया जा सकता है, सबसे ज्यादा तन्यता इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, इसमें तन्यता का गुण भी नहीं होता। ठीक है, उसके बाद में 7वें नंबर पे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, धातु का एक गुण और होता है, इनकी ये जो है इनमें धात्विक चमक पाई जाती है। इनमें क्या पाई जाती है? धात्विक चमक पाई जाती है। इनमें धात्विक चमक पाई जाती है। आपको क्लियर विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलो जैसा भी हो रहा है, अब क्या करेंगे, चलाना पड़ेगा। इनमें धात्विक चमक पाई जाती है, लेकिन इसमें धात्विक चमक नहीं होती, इसमें चमक नहीं होती। लेकिन एक्सेप्शन यहां पे भी है। एक्सेप्शन के तौर पे आपको याद रखना है, एक तो आयोडीन। आयोडीन क्या है? अधातु है, आप सबको पता है। और एक हीरा, हीरा भी कार्बन का प्ररूप है, तो ये भी क्या है? अधातु है। और दोनों अधातु होते हुए भी इनके अंदर चमक पाई जाती है, इसलिए ये इसका क्या हो जाएगा? एक्सेप्शन हो जाएगा। क्लियर बात है? चलिए, 8वां डिफरेंस जो है वो ये है कि ये कठोर सतह से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। कठोर सतह से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं। और ये जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, इस ध्वनि उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है उसे कहा जाता है सोनोरस। सोनोरस, कौन सा रस? सोनोरस। ठीक है, अब इधर जो है ये ध्वनि उत्पन्न नहीं होती, अधातु में ऐसा नहीं होता। जैसे कि धातु की लोहे की कोई चादर है या फिर कोई लोहे की रोड है, तो उसको मैं कहीं लकड़ी से ऐसे मारूं तो उसमें टन ऐसे आवाज निकलती है, तो वो किस वजह से निकलती है? उसमें क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है, सोनोरस जिसे कहा जाता है। लेकिन अधातु के अंदर ये गुण नहीं है, वहां पे आप मारेंगे तो या तो वो टूट जाएगी या फिर ध्वनि तो बिल्कुल ही उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, 9वां डिफरेंस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि धातु जो होते हैं ये होते हैं विद्युत धनी तत्व, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, विद्युत धनी तत्व है, जबकि ये हो जाएंगे आपके विद्युत ऋणी तत्व, विद्युत ऋणी तत्व। 10वां डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है, धातु जो होते हैं इनके ऑक्साइड कैसे होते हैं? धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय प्रकृति के, क्षारीय ऑक्साइड होते हैं, जबकि अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर हमें ये कंफ्यूजन होता है कि धातु में क्षारीय आएगा कि अधातु में क्षारीय आएगा, ये अधातु में अम्लीय, ऐसे मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत आसान ट्रिक बता देता हूँ। जैसे कि ए से क्या आ रहा है? अम्ल में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। अधातु में भी क्या आ रहा है? ए आ रहा है। मतलब अधातु जो होते हैं उसके ऑक्साइड अम्लीय होंगे, है ना। तो ये बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। 11 नंबर का डिफरेंस आप ये एक और लिख सकते हैं कि धातु जो होती है ये जलीय विलयन में पॉजिटिव आयन देती है। जलीय विलयन में क्या देती है? क्योंकि ये विद्युत धनी तत्व है तो ऑब्वियसली बात है जलीय विलयन में पॉजिटिव आयन देती है, जबकि ये क्या देगी? जलीय विलयन में नेगेटिव आयन देती है। जलीय विलयन में नेगेटिव आयन देती है, समझ गए? तो ये 11 डिफरेंस टोटल मैंने आपको बताया, विद एक्सेप्शन बताए हैं। यहां से लगभग 50 से भी ज्यादा सवाल बन सकते हैं। आपको एक एक पॉइंट ध्यान से यहाँ पे देख के समझना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। हो सकता है आपको थोड़ा सा क्वालिटी जो है वो घटिया दिख रही होगी, लेकिन फिर भी आप मैनेज करें। मैंने हर एक चीज को लिख लिख के बताया है, तो आप उसके साथ साथ में भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, फिर मैं आपको समझाता हूं एक बार फिर से। जो 11 डिफरेंस मैंने आपको बताए एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले आप अपना दिमाग खोलिए और आंखें बंद करिए। मैं 11 डिफरेंस जो बता रहा हूं उसको एकदम दिमाग में सेट करिए।
सबसे पहला डिफरेंस 11 के 11 हम पढ़ेंगे, आपके अब दिमाग में छप जाने चाहिए। पहला डिफरेंस, धातु जो होती है वो कमरे के ताप पर ठोस होती है, लेकिन अपवाद है एक ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव है, वो मरकरी। अधातु कमरे के ताप पर ठोस हो सकती है, द्रव हो सकती है और गैस अवस्था में भी हो सकती है। द्रव अवस्था में केवल एक ही अधातु होती है जिसका नाम है ब्रोमीन। दूसरा डिफरेंस, धातुएं विद्युत की और ऊष्मा की चालक होती है, लेकिन अधातु जो होती है वो विद्युत और ऊष्मा की चालक नहीं होती। यहाँ पे एक्सेप्शन के तौर पे ध्यान में रखना है कि अभ्रक जो है वो एक अधातु है लेकिन ऊष्मा का चालक होता है। ग्रेफाइट एक अधातु है लेकिन विद्युत का चालक होता है। सबसे ज्यादा चालकता धातु में किसकी होती है, तो चांदी की होती है। और धातु के अंदर धातु के अंदर एक्सेप्शन है जिसमें चालकता नहीं होती, उसके अंदर एक आ जाएगा आपकी मरकरी और एक आ जाएगा आपका लेड। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, धातु जो होती है उसके गलनांक, क्वथनांक और डेंसिटी तीनों बहुत ज्यादा होते हैं। एक्सेप्शन के तौर पे आपको लिथियम, सोडियम और पोटेशियम याद रखना है। इनके गलनांक, क्वथनांक और डेंसिटी कम होती है, लेकिन एक्सेप्शन के तौर पे आपको हीरा याद रखना है। ये कठोर होते हैं जबकि ये मुलायम होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं। यहाँ पे कठोर के अंदर एक्सेप्शन आपको क्या याद रखना है, सोडियम, पोटेशियम याद रखना है, जिनको चाकू से काट सकते हैं। उसके बाद मैंने बात की इनके अंदर अधात वर्धनता का गुण होता है, यानी कि पीट करके चादर बना सकते हैं, जबकि इसमें ये नहीं गुण होता है। इसमें तन्यता का गुण होता है, मतलब खींच करके तार में बदल सकते हैं, जिसकी सबसे ज्यादा तन्यता किसकी होती है, सोने की होती है। इसमें तन्यता का गुण भी नहीं होता। इनकी धात्विक चमक पाई जाती है इसमें, यानी धातु को जब आप कट करेंगे ना, अब ऊपर से तो हो सकता है उसके ऊपर गंदगी वगैरह जम जाने से वो थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक दिखाई दे, इतना चमकीली सरफेस उसको नहीं दिखाई दे, लेकिन जब आप उसको कट करेंगे तो कट करने पर जो सरफेस आएगी, न्यूली फ्रेश्ड सरफेस जो आएगी, वो बिल्कुल चमकदार होती है। यहाँ पे चमक नहीं होती। एक्सेप्शन के तौर पे आयोडीन, हीरा और ग्रेफाइट आप याद रख सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे बात की, इनके अंदर ये धातु जब है किसी कठोर सतह से टकराएंगे तो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, सोनोरस वगैरह कहते हैं, तो इसमें ये नहीं होता। उसके बाद मैंने कहा कि धातु जो होते हैं वो विद्युत ऋणी होते हैं, धातु विद्युत धनी होते हैं। धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, धातु के ऑक्साइड सारे होते हैं। ये जलीय विलयन में पॉजिटिव आयन देते हैं, ये जलीय विलयन में नेगेटिव आयन देते हैं। तो 11 डिफरेंस है जो मैंने आपको बताए। अब आप इसको नोट करो। अब हम थोड़े से कुछ फैक्ट और जान लेते हैं और उसके बाद लगभग आधा चैप्टर आप समझो हो गया हमारा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब मैंने एक शब्द आपको बीच में बताया था, उपधातु। जब मैंने तत्व का वर्गीकरण किया तो उस समय एक शब्द आपको बताया था, उपधातु क्या होता है, उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि मैं अगर उपधातु डिस्कस नहीं करूंगा तो आप लोगों को बुरा लग जाएगा और ऐसा मैं कतई नहीं चाहता। तो उपधातु क्या होता है, आवर्त सारणी में धातु व अधातु को पृथक करने वाली जिगजैग लाइन। जिगजैग लाइन का मतलब क्या होता है, कुछ इस प्रकार की जो लाइन होती है इसे बोलते हैं जिगजैग। मतलब आवर्त सारणी में इधर धातु है, इधर अधातु है और बीच में ये जो तत्व पाए जाते हैं इस क्रम में, इसे कहा, इसमें जो तत्व है आपके 5 से 7 तत्व जो मिलेंगे वो क्या हो जाएंगे, उपधातु हो जाएंगे। अब कौन से होते हैं, तो सिलिकॉन हो जाएगा, इसमें जर्मेनियम हो जाएगा, इसके अलावा जो है इसके अंदर क्या हो जाएगा, टेल्यूरियम हो जाता है, आर्सेनिक हो जाता है, एंटीमनी हो जाता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, उपधातु में आते हैं, न तो धातु है और न ही अधातु है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। इसके 5 एग्जाम्पल मैंने बताए हैं और उपधातु होते क्या है। उसके बाद एक शब्द और आता है, मिश्र धातु। क्या होते हैं भाई मिश्र धातु, कोई बताएगा? बहुत आसान है। मिश्र धातु के अंदर बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन लगता है कि मिश्र धातु का वो मतलब ये दिखाते हैं कि 2 धातु का मिक्सचर होता है, ऐसा नहीं है। मिश्र धातु की परिभाषा ध्यान से सुनेंगे, इसकी डेफिनेशन, 2 तत्वों का समांगी मिश्रण। यहाँ पे मैंने धातुओं का नहीं बोला है, 2 तत्वों का, यानी कि एलिमेंट्स का समांगी मिश्रण होता है, 2 तत्वों का समांगी मिश्रण, जिसमें अब ये कहा, यहाँ पे मैं एक कंडीशन रख रहा हूं, जिसमें एक तत्व धातु हो, ये कंडीशन है। यानी कि 2 तत्व इसमें सम्मिलित होते हैं, लेकिन उसमें कम से कम एक तत्व धातु होना चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है, तो ये मिश्र धातु कहलाएंगे। अब मिश्र धातु के तौर पे आपको याद रखना है ब्रास। ब्रास क्या होता है, पीतल के बर्तन आपके घरों में आपने देखे होंगे। ब्रोंज क्या होता है, कांसा। तो कांसे के बर्तन पहले बहुत चलते थे, अभी कहीं कहीं देखने को आप मिल सकते हैं, बाकी आपने भी देखे होंगे। ठीक है, तो पीतल के अंदर जो धातु होती है वो होता है कॉपर प्लस जिंक, कांसे में होती है कॉपर प्लस टिन।
अब एक चीज और है गन मेटल, नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, अभी सुन लो। गन मेटल में जो मिश्र धातु होती है वो होता है कॉपर प्लस जिंक प्लस टिन, और एक होती है इसके अंदर जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में वो आपको यहाँ पे फंसा सकता है इस तरीके से सिल्वर देके, तो ध्यान में रखना जर्मन सिल्वर में कभी भी सिल्वर नहीं हो सकती। जैसे कि लेड पेंसिल है तो उसमें लेड नहीं होता है, ग्रेफाइट होता है वो तो यहाँ पे इसी प्रकार से जर्मन सिल्वर में यहाँ पे आपको मिलेगा कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, मिश्र धातु, ये सारे के सारे मिश्र धातु है। आपसे पूछा जा सकता है कि इसका संगठन क्या है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे और इतनी सी चीजें आप पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, धातु क्रियाशीलता का कर्म। ये आप याद रखिए कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कर्म के अंदर इसको जमाइए या सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किस धातु की है, इस प्रकार का सवाल आता रहता है। तो ये हम नहीं चाहते कि कोई भी सवाल आपका एग्जाम में छूटे। ठीक है, तो धातु क्रियाशीलता का कर्म जो भी यहाँ पे लिखा रहा हूं उसको रटना ही पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। बाकी आपके पास कोई इलाज है तो मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे, वो मैं आपको आगे से बता दूंगा। मैंने रटा है तो आपको भी रटना पड़ेगा। सबसे पहले इसके अंदर आ जाएगा सोडियम, फिर आ जाएगा पोटेशियम, यानी कि यहाँ पे मैं जो सीरीज लिख रहा हूं इधर सबसे ज्यादा क्रियाशीलता है ना, इधर क्या है सबसे ज्यादा क्रियाशीलता, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, निकल, टिन, पीबी, हाइड्रोजन, कॉपर, इसके बाद में आ जाएगा आपका Hg, Au, Pt, ये सारे तत्व इसके अंदर आ जाते हैं ना, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Au, Ag, Pt। अब ये होता क्या है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। ठीक है, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार सवाल आ सकता है, कई बार इसका आ सकता नहीं, आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसने मिसप्रिंटिंग हुई, पहले Ag आएगा, Hg के बाद Ag फिर Au। ठीक है, तो ये आपको सीरीज याद होनी चाहिए। इसे सक्रियता श्रेणी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सक्रियता श्रेणी। ठीक है, और जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो धातु की क्रियाशीलता क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे जैसे इधर जा रहे हो धातु की क्रियाशीलता कम हो रही है। ये धातु सबसे ज्यादा क्रियाशील है, सबसे ज्यादा रिएक्शन कर सकते हैं, और ये बिल्कुल ही क्रियाशील नहीं होते। अब आपने देखा होगा लोहे पे बहुत ज्यादा जंग लग जाती है, आपने बार छोटा जंग लगी, क्या सोने के साथ ऐसा होता है, क्या सोने के ऊपर जंग लगता है, बिल्कुल नहीं लगता। तो रीजन क्या है, सोना इस सीरीज में सबसे लास्ट में आ रहा है, और सबसे लास्ट में आ रहा है मतलब इसकी क्रियाशीलता बहुत कम है, रिएक्शन करने की शक्ति बहुत कम है। जबकि फेर्स कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे शुरुआत में आ रहा है, और सोडियम वगैरह ये तो मतलब खुला छोड़ दिया तो भी आग पकड़ देंगे, तो ये तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसलिए आपको पता होगा जो सोडियम वगैरह होते हैं उनको केरोसिन में डुबो के रखा जाता है, वो हवा से भी संपर्क में आएगी ना तो भी आग पकड़ लेते हैं। तो ये सबसे ज्यादा क्रियाशील, ये फिर मध्यम क्रियाशील, और ये बिल्कुल ही कम क्रियाशील या क्रियाशील नहीं होते हैं। ठीक है, या अक्रियाशील कह सकते हैं। ये जो तत्व आपको दिख रहे हैं ना, ये अक्रियाशील तत्व होते हैं, रिएक्शन करते ही नहीं है बिल्कुल। ये क्या होते हैं, अति क्रियाशील होते हैं, याद रख सकते हैं। और ये आपके यहाँ पे जो दिख रहे हैं ये मध्यम क्रियाशील होते हैं, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये सीरीज आपने जो कुछ भी यहाँ पे उपधातु के बारे में पढ़ा, मिश्र धातु पढ़ा और धातु क्रियाशीलता के बारे में पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। फिर हम बढ़ते हैं आगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम दो तीन चीजें आपको और बताएंगे। एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक्चुअली वो चीज मिश्र धातु के अंदर मुझे बतानी चाहिए, लेकिन वहां पे मैं मिस कर गया, अभी बता देते कोई नहीं। आपने नाम सुना होगा अम्लगम, क्या होता है, मिश्र धातु के अंदर एक अम्लगम नाम होता है, आपने सुना होगा, क्या होता है अम्लगम, नो आइडिया, चलो बता देते हैं अम्लगम क्या होता है। इधर बता दो, अम्लगम ये भी एक प्रकार की मिश्र धातु ही होती है। अम्लगम जो होती है ये भी क्या है, एक प्रकार की मिश्र धातु ही है, लेकिन ये विशेष प्रकार की मिश्र धातु है। क्यों, क्योंकि इसमें एक तो होगा धातु, और उस धातु के साथ में एक जो धातु होगा वो फिक्स है, मरकरी होगा, 100% क्या होगा, मरकरी होगा। और इसी प्रकार जिसके साथ मरकरी जुड़ा हो मिश्र धातु में, उसे अम्लगम नाम दे देते हैं। मान लो फेर्स है, यानी कि फेर्स Fe,
Fe के साथ में Hg अगर जुड़ गया तो वो क्या बन गया, फेरस का अमलगम बन गया। कॉपर जुड़ गया तो कॉपर का अमलगम जुड़ गया, यानी कि मरकरी किसी भी धातु के साथ में जुड़ जाती है तो वो अमलगम बन जाता है। ठीक है, तो ये इसे अमलगम कहा जाता है, ये हमने नोट कर लिया। अब हम देखो, अब हमें दो चीज पढ़नी है, एक तो धातु जो होते हैं उनके अयस्क। अब आप कहेंगे सर अयस्क क्या होते हैं? अयस्क का मतलब है धातु जो होते हैं वो अपनी शुद्ध अवस्था में नहीं पाए जाते। जैसे कि आप धातु जहां से निकलता है, खाने से निकलता है, वहां पे हमें लोहा थोड़ी मिलता है, लोहे के अयस्क मिलते हैं। लोहा अपने यौगिक के फॉर्म में होता है, तो उस यौगिक से लोहा प्राप्त करते हैं। जैसे कि सोना होता है, तो सोना जो होता है वो सोना अपने यौगिक की अवस्था में होता है, वहां से हम उसको प्यूरिफाई करते हैं, परिष्कृत करते हैं, फिर जाके हमें रियल गोल्ड अवस्था मिलती है। उसी प्रकार जैसे कि लोहा है, मैं एग्जांपल से समझाऊं आपको, लोहा है तो Fe प्योर अवस्था में प्रकृति में नहीं होता है, ये खानों के अंदर Fe2O3 के रूप में मिलता है। तो इस Fe2O3 से Fe प्राप्त करना, और ये Fe2O3 जो होते हैं इसे अयस्क कहा जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि धातु के यौगिक जिससे कम कीमत पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं है कि उस यौगिक से धातु निकालने में बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा है या बहुत ज्यादा जटिल प्रोसेस लग रहा है, तो फिर तो वो तो हमारे उल्टा और ज्यादा दिक्कत वाले पैदा कर देगा, है ना। तो बहुत कम कीमत पे होना चाहिए और साथ ही साथ आसानी से निकल जाना चाहिए, तो उसे हम उसे क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। ठीक है, तो धातुओं के अयस्क यहां पे मैं लिख रहा हूं, ये आपको याद होने चाहिए। धातुओं के अयस्क, सबसे पहले मैं बात करूंगा लोहे की। लोहे को लिखते हैं Fe से। Fe का जो अयस्क होता है उसे कहा जाता है हेमेटाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है हेमेटाइट, Fe2O3 याद होना चाहिए। लोहे का जो प्रमुख अयस्क होता है वो क्या होता है, हेमेटाइट होता है, जिसको Fe2O3 से लिखते हैं। उसके बाद होता है इसका एक मैग्नेटाइट, ये भी लोहे का अयस्क है, जिसको Fe3O4 से लिखेंगे। एक इसमें हो जाएगा आयरन पाइराइट, आयरन पाइराइट, इसको लिखेंगे Fe2 से। इसके अलावा इसमें हो जाता है क्रोमाइट, इसके अलावा इसमें हो जाता है सिडेराइट। जितने मैं भी बता रहा हूं वो सारे आपको याद होने चाहिए, जिसके फॉर्मूलाज बता रहा हूं वो भी याद होने चाहिए और नाम बता रहा हूं वो भी याद होने चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं लोहे के बाद तांबा की, तांबा को किससे लिखते हैं, कॉपर से। कॉपर के अंदर आ जाएगा कॉपर पाइराइट, जिसको लिखेंगे CuFeS2 से, कॉपर पाइराइट। उसके बाद आ जाता है कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस है किसे लिखेंगे, Cu2O से। और इसके अलावा एक आपका और हो जाता है, शायद वो होता है मेलाकाइट। कौन सा होता है, मेलाकाइट। ठीक है, ये तांबा हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसके बाद आ जाता है आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को Al से लिखेंगे। इसका जो सबसे प्रमुख अयस्क है वो होता है बॉक्साइट। क्या होता है, बॉक्साइट, और इसका फॉर्मूला होता है Al2O3.XH2O, मतलब जल के अणु जुड़े हुए हैं, कितने नहीं पता। उसके बाद ये हो जाएगा क्रायोलाइट, क्रायोलाइट Na3AlF6। ठीक है, तो ये इसके हो जाएंगे। एल्यूमिनियम के बाद अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आ जाता है आपका जिंक। जिंक क्या होता है, Zn से इसको डिनोट करते हैं। इसके अंदर आ जाता है स्प्लेराइट। स्प्लेराइट का एक दूसरा नाम है जिंक ब्लेंड, और इसका जो फॉर्मूला है वो है Zns। उसके बाद में जिंक के अंदर एक और आपको ध्यान में रखना है, और वो आपका है केलामाइन। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा मेलाकाइट जो तांबे का है, और यहाँ पे मैंने लिखा केलामाइन। ठीक है, तो ये आपके जिंक का हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सिल्वर यानी कि चांदी की अगर मैं बात करूं, Ag से इसको लिखेंगे। इसके अंदर एक तो हो जाएगा सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, जिसको AgCl से लिखते हैं। और एक इसके अंदर क्या हो जाएगा, सिल्वर ग्लांस जिसे कहते हैं, Ag2S। ये सिल्वर ग्लांस हो जाएगा। अब यहाँ पे एक हो जाता है आपका, लास्ट में बच जाता है लेड, लेड जिसे Pb से डिनोट करते हैं, तो इसका हो जाएगा PbS, गेलेना इसे कहा जाता है। और एक इसमें बच जाता है मरकरी, मरकरी को Hg से लिखते हैं, इसका हो जाएगा HgS, जिसको कहते हैं सिनेबार। देखिए खत्म हो गए फाइनली। कुछ बच्चों को लग रहा होगा ये कैसे याद होगा, इतने सारे फॉर्मूले याद करने हैं, नाम याद रखने हैं, तो ये बहुत आसान है। आपने पहली बार पढ़ा है तो आपको ऑब्वियसली बात है ये लगेगा कि याद नहीं होगा, लेकिन
आपको कितना याद करना है, क्या याद करना है, ये मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया। और मैं 100% भी यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर अयस्क का सवाल आएगा इसमें से मिलेगा। चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, अगर आपसे अयस्क का कोई सवाल पूछा जाएगा तो इसमें से आपको मिलेगा। तो आपको ये तो फिक्स हो गया ना कि मुझे इतना ही पढ़ना है। तो ये तो काम तो आपको 50% तो काम हो गया। अगर आपको याद नहीं भी है ना तो आपको ये तो पता है कि मुझे क्या पढ़ना है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बाकी ये चीज़ तो किताब में भी बहुत सारे लिखे हुए, किताब में आपको हजारों अयस्क मिल जाएंगे, लेकिन आपको कौन से पढ़ने हैं ये आपको थोड़ी पता है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और एक बार मैंने आपको बता दिए कौन से पढ़ने हैं तो अब आप इसको याद कर लेना, ठीक है। एक बार आप 4-5 बार पढ़ोगे आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं, हमारे धातु के प्रमुख यौगिक जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं वही हम पढ़ेंगे। वैसे तो धातुओं के करोड़ों लाखों और कोई यौगिक हो सकते हैं, लेकिन सब तो नहीं पढ़ सकते, है ना। तो जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आ सकते हैं उसको हम पढ़ेंगे। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, जिसके फॉर्मूले मैंने बताए हैं वो फॉर्मूले भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपसे पूछा जाए लोहे का प्रमुख अयस्क कौन सा है तो हेमेटाइट है। लेड का प्रमुख अयस्क कौन सा है, गैलेना है। मरकरी का प्रमुख अयस्क कौन सा है, सिनेबार है। फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है, बॉक्साइट है। ठीक है, मिटा सकता हूं इसको। अब 10 मिनट आपके और लगेंगे, तभी तक आप थोड़ा सा दिमाग को और कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए। देखो, आपसे ज्यादा तो गर्मी मुझे लग रही है, फिर भी मेरा कंसंट्रेशन इतना ज्यादा है तो आपका तो उससे ज्यादा होना चाहिए ना। जहां पे मैं अभी पढ़ा रहा हूं वहां पे न तो फैन है, न कूलर है, न एसी है, लेकिन मुझे पता है आपकी हालत मुझसे ज्यादा अच्छी है, बेस्ट है, क्योंकि आप कुछ लोग कूलर के आगे हैं, कुछ एसी के आगे हैं, तो आपकी कंसंट्रेशन लेवल भी ज्यादा होनी चाहिए मेरे से, ठीक है। चलो, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, धातु के प्रमुख यौगिक। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर करेंगे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धातु के प्रमुख यौगिक। अब देखो, इसको मैं बिल्कुल कचरे टाइप नहीं पढ़ाऊंगा, एकदम अपन सीक्वेंस में पढ़ेंगे ताकि याद भी लंबे समय तक रहे और आसानी से रहे। तो पहले हम पढ़ लेते हैं सोडियम के। पहले हम किसके पढ़ लेते हैं, सोडियम के पढ़ लेते हैं, फिर कैल्शियम के पढ़ लेंगे, फिर कौन सी गैसेस हैं उसके बारे में जान लेंगे, और फिर लास्ट में कोई इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कोई फैक्ट है तो वो पढ़ लेंगे। पहले सोडियम पढ़ लेते हैं। सोडियम के प्रमुख यौगिक में सबसे ज्यादा जो आपके डेली काम आता है वो है NaCl। सबको पता चल गया होगा, NaCl का नाम है सोडियम क्लोराइड। अब जो साइंस वाले बच्चे हैं वो शायद बोर हो रहे होंगे, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि ये क्या बता रहे हो, हमें तो पता है NaCl को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो यहाँ पे मेरे को आर्ट्स वाले बच्चे भी देख रहे हैं, कॉमर्स वाले बच्चे भी देख रहे हैं, जिसको साइंस कभी पढ़ी नहीं वो भी देख रहे हैं। तो मुझे तो सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैं सारी चीजें बता रहा हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे NaCl सोडियम क्लोराइड, इसे कहते हैं साधारण नमक। आप जो डेली नमक खाते हैं उसका फॉर्मूला है NaCl साधारण नमक, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एक चीज होती है NaHCO3। ये क्या होता है, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका जो नाम है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बेकिंग सोडा। नाम सुना होगा, बेकिंग सोडा। एक और नाम है इसका मीठा सोडा। मीठा सोडा आपने देखा होगा। तो ये जो बेकिंग सोडा या मीठा सोडा होता है वो किसको कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं। और इसके उपयोग क्या है, ध्यान में रखेंगे। एक तो इसका प्रयोग किया जाता है अम्लीयता के उपचार में। अम्लीयता क्या होती है, एसिडिटी, नाम सुना होगा, अम्लीयता के उपचार में। और एक अग्निशामक यंत्र जो होते हैं, अग्निशामक यंत्र क्या होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं, आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का, अग्निशामक यंत्रों में। डंक के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। डंक, जैसे कि आपको किसी मधुमक्खी ने डंक मार लिया या चींटी ने डंक मार लिया, तो वहां पे डंक जब मार लेता तो वहां पे आपका थोड़ा सा सोडियम बाइकार्बोनेट लगा देते हैं, जिससे वहां पे आपकी जो है इसका उपचार ये हो सकता है। यहाँ से 2 यौगिक यहाँ पे हमने पढ़ लिए। तीसरा जो यौगिक है वो है Na2CO3.10H2 और इसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ऊपर वाला जो मैंने बताया वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि बीच में हाइड्रोजन आ रहा है, और ये है आपका सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इसका नाम है धावन सोडा और इसका प्रयोग किया जाता है कांच बनाने में। डिटर्जेंट जो होते हैं, आपके सर्फ वगैरह जो यूज करते हैं कपड़े धोने के लिए, डिटर्जेंट कैसे लिखते हैं, डिटर्जेंट बनाते हैं।
तो यहाँ पे जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ आप देखो कितने आपकी लाइफ से जुड़े हुए हैं। बताओ नमक आपकी लाइफ से नहीं जुड़ा हुआ है? डेली दिन में 3 बार 4 बार यूज कर रहे हो। डिटर्जेंट कपड़े धोने के लिए जो सर्फ यूज कर रहे हैं, कांच बनाने में, तो ये सारे हमारे डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे आपको इसका रासायनिक नाम भी याद हो, आपको इसका फॉर्मूला भी याद हो, इसका जो साधारण जो नाम होता है वो भी याद होना चाहिए, और जहाँ पे मैं उपयोग लिखा रहा हूँ वो भी याद होने चाहिए। ठीक है, जो कुछ भी लिखा रहा हूँ वो सब याद होना चाहिए। ठीक है, चलो और क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा NaOH। ये क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका जो कॉमन नाम है वो क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। ठीक है, और कौन सा यौगिक हो सकता है यहाँ पे? हाँ, NaNO3। ये क्या होता है? ये होता है चिल्ली साल्ट पिटर। क्या होता है? चिल्ली साल्ट पिटर, चिल्ली साल्ट पिटर। बताओ क्लियर है? डन। तो ये 5 यौगिक आपके किसके हैं? सोडियम के हैं, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो फिर मैं बढ़ता हूं आगे। अब मैं यहां पे पोटेशियम के बता देता हूं, इधर लिख देता हूं पोटेशियम के। पोटेशियम में एक तो हो जाता है KOH, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया NaOH क्या होता है? कास्टिक सोडा होता है। उसी प्रकार KOH क्या होता है? कास्टिक पोटास होता है। ये क्या होता है? कास्टिक पोटास। एक यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे बताया NaNO3 चिल्ली साल्ट पिटर, इधर मैं बताऊंगा KNO3 इंडियन साल्ट पिटर। तो ऐसे आप इसको लिंक कर करके पढ़ेंगे ना, तो ये बहुत लंबे समय तक याद रहेगा और आसानी से भी याद रहेगा ना। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे NaOH बताया तो इधर KOH हो गया, इधर NaNO3 बताया KNO3 हो गया। तो यहाँ पे ये पोटेशियम पे चल रहा है। एक यहाँ पे और मैं बता देता हूँ K2MnO4। ये क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट। नाम सुना है? ये तो सुना ही होगा, पोटेशियम परमैंगनेट। ये जो होता है पोटेशियम परमैंगनेट, ये एक लाल दवा इसे कहा जाता है और कीटाणुनाशक होता है। इसे लाल दवा के नाम से जाना जाता है, एग्जाम में सवाल आ सकता है। लाल दवा के नाम से जाना जाता है और ये क्या होता है? कीटाणुनाशक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तत्व है, सोडियम और पोटेशियम, 2 धातु है जिनके यौगिक हमने यहाँ पे देख लिए। अब हम कैल्शियम के यौगिक देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे जो 8 मैंने बताए हैं, 8 यौगिक बताए आपको, 8 के 8 आपके दिमाग में छपे होने चाहिए। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आता हूं कैल्शियम के यौगिक पे। चलो, कैल्शियम के यौगिक भी आसान है, थोड़ा सा आपको समझ में। कैल्शियम के यौगिक पढ़ेंगे, सबसे पहले आ जाता है CaCO3। क्या कहते हैं इसको? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और सामान्य नाम, कॉमन नेम इसका है चूना पत्थर, चूना पत्थर या संगमरमर। कहां पे यूज होता है? सफेदीकरण में। वर्तमान में तो नहीं होता इसका प्रयोग, लेकिन पहले जो घरों की सफेदी की जाती थी बाहर से, तो वो क्या होता था? चूना होता था ये। ठीक है, चूना पत्थर जिसे कहते हैं, तो ये वाला होता है। दूसरे तत्व आपको याद होना चाहिए, आपने नाम एक सुना होगा, बोद्रो मिश्रण, जो कि एक कवकनाशी है। बोद्रो मिश्रण कवकनाशी। इसमें क्या होता है? एक तो होता है CuSO4 और एक होता है CaOH होल ट्वाइस। इसका जो मिक्सचर होता है उसे बोद्रो मिश्रण कहते हैं, और ये जो होता है ये कवकनाशी होता है। इसे पवित्र जल भी कहा जाता है, पादप विज्ञान का पवित्र जल कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना चाहो तो रख लो, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आ जाता है CaO। ये क्या होता है? बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। इसका प्रयोग किया जाता है सीमेंट बनाने, सीमेंट बनाते हैं। सीमेंट का एक मुख्य घटक होता है CaO। चौथी चीज आपको ध्यान में रखनी है CaOH होल ट्वाइस। ये होता है बिना बुझा चूना, और ये हो जाएगा बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। तो ये कैसे बुझता है? जो बिना बुझा हुआ चूना है, इसकी रिएक्शन जब आप जल से करवाएंगे, पानी से करवाएंगे, तो ये चूना बुझ जाएगा। बस इतना तो आसान है। और क्या है? और हो जाएगा जिप्सम। जिप्सम क्या होता है भाई? CaSO4.2H2O, इसे कहते हैं जिप्सम। और जब इस जिप्सम को मैं गर्म करूंगा तो यहां से 1.5 जल के अणु बाहर निकल जाएंगे। कितने? 1.5 जल के अणु बाहर निकल जाएंगे। एक पूरा और एक आधा जल का अणु बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे कितने हैं? 2 है, 1.5 निकल गए, यानी कि कितना बचेगा? 1 बचेगा। यानी कि इससे क्या बनेगा? CaSO4.12H2O, और इसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या होता है? इसे POP, साधारण नाम इसे क्या देते हैं?
पीओपी आपने सुना होगा। तो ये सॉरी ये हो जाएगा जिप्सम और ये हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब इसको अब जिप्सम का फॉर्मूला ये है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला ये है। कभी कभी ये ऐसे लिख देते हैं 2CaSO4.H2, तो इसमें कंफ्यूज होना ही नहीं है। अगर इसके आगे 2 लगा दिया तो जब ये 2 से गुणा होगा 2 से 2 कट जाएगा 1 बचेगा, तो ये कंफ्यूज नहीं होना, ये लिखो और ये लिखो, एक ही बात है। चलो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था बीच में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने ये बता रहा था आपको कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसमें 1.5 जल के अणु निकल जाते हैं, आधा जल के अणु यहाँ पे बचता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा जिप्सम का और इसका ये हो जाएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूज, इसके यूज क्या होते हैं। तो एक तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है मूर्तियां बनाने में, किसमें मूर्तियां बनाई जाती है, और एक इसका प्रयोग किया जाता है हड्डियों को जोड़ने में। मान लो आपकी हड्डी टूट गई है ना, तो हड्डी टूट गई, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उस हड्डी को सही स्थिति पे ला करके आपके पैर के ऊपर एक प्लास्टर करता है, सफेद कलर का जो प्लास्टर होता है। तो जब वो करता है तब तो वो आसान होता है, लेकिन मतलब मुलायम होता है, जब वो बाद में वो क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है ना, तो वो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो ये 2 इसके बहुत इंपॉर्टेंट यूज है जो आपको याद होना चाहिए। छठा यौगिक कैल्शियम का आपको याद रखना है विरंजक चूर्ण। नाम सुना आपने, विरंजक चूर्ण। इसी का दूसरा नाम है ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। ये इंग्लिश में कहते हैं, फॉर्मूला हो जाएगा CaOCl2। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसका जो गुण है, मुख्य गुण है, वो विरंजन का गुण होता है। विरंजन का मतलब होता है कलरलेस। कोई भी कपड़ा है और आप चाहते हैं उसमें से कलर हटाना चाहते हैं, तो उसके अंदर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये सारे के सारे कैल्शियम के यौगिक मैंने आपको यहाँ पे बता दिए गए हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। मिटा सकता हूं मैं इसको। 6 कंपाउंड मैंने बताए, 6 के 6 इंपॉर्टेंट है, यूज आपको ध्यान में रखना है बस। टोटल हमने कितने पढ़ लिए, 8 वहां पे पढ़ दिए थे, 6 यहाँ पे पढ़ लिए, कितने हो गए, 14 हो गए। लगभग 30 के आसपास पढ़ेंगे हम, 30-35, और उसी में से सवाल बनेंगे, ठीक है। अब सोडियम का हो गया, पोटेशियम का हो गया, कैल्शियम का हो गया। अब क्या देखना है, अब देखो कुछ अम्ल देख लेते हैं, जैसे कि HCl, ये क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये कहाँ पे पाया जाता है, आमाशय में। आमाशय क्या होता है, पेट जो होता है उसे पेट को ही आमाशय कहते हैं, तो ये आमाशय में पाया जाता है। मान लो इसकी मात्रा बढ़ गई तो हम कहते हैं ना एसिडिटी हो गई, है ना, कभी कभी कहते हैं ना कि एसिडिटी हो गई। तो एसिडिटी होने का मतलब है हमारे पेट के अंदर HCl की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसे कहते हैं एसिडिटी। तो इस एसिडिटी का उपचार कैसे करेंगे, उपचार के एक तो प्रयोग मैंने बताया, यहाँ पे आप MgOH2 लगा सकते हैं। MgOH2 क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, है ना। इनो वगैरह लेते हैं तो इनो के अंदर यही होता है, आप इनो यूज में लेते हैं। तो इनो क्यों लेते हैं, क्योंकि आपके शरीर के अंदर, पेट के अंदर एसिडिटी हो जाती है, तो ये सार होता है, ये एसिडिड हो गया, तो ये क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा, तो इसलिए यूज करते हैं। एक इसके अंदर मैंने आपको बताया भी था, जो क्या होता है NaHCO3, इसका भी प्रयोग हम करते हैं अभियंता के उपचार में, डन है। उसके बाद आता है H2SO4। H2SO4 जो होता है इसे हम लोग का राजा कहते हैं, इसे हम लोग का राजा कहते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक होता है एक्वा रेजिया, नाम सुना होगा आपने, एक्वा रेजिया। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो अम्ल राज। ये क्या होता है अम्ल राज भाई, देखो यहाँ पे HNO3 और HCl का मिक्सचर होता है, यहाँ पे ये 3 और ये 1 के अनुपात में होता है, जिसे अम्ल राज कहते हैं। और ये जैसे कि सोना है, चांदी है, ये जो धातु होती है इसके गलाने का काम करता है, इसको क्या करता है, गलाने का काम करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है एक्वा रेजिया में कौन कौन से अम्ल होते हैं, HCl और HNO3, उनका अनुपात क्या होता है, 1:3 होता है। और इसका काम होता है सोना चांदी उत्कृष्ट धातु जो होती है उनको गलाने का काम करता है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देख लेते हैं, जैसे कि NH4Cl। NH4Cl इसे कहते हैं नौ सागर। एक आपने फिटकरी नाम सुना होगा, फिटकरी, इसका सूत्र भी याद रखना। फिटकरी को कहते हैं पोटास एलम। क्या कहते हैं, पोटास एलम। फॉर्मूला याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 7-24 जल के अणु। थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है लेकिन याद करना पड़ेगा। K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस और 7 में 24 जल के अणु, तो इसे कहते हैं फिटकरी,
ठीक है। उसके बाद में तीन चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। एक होता है नीला थोता, एक होता है यहाँ पे सफेद थोता, और एक होता है यहाँ पे हरा थोता। ध्यान से सुनो, तीन थोते होते हैं, एक नीला थोता, सफेद थोता और हरा थोता। इंग्लिश में थोता को कहते हैं विट्रियोल, है ना, ब्लू विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल और ग्रीन विट्रियोल। तो यहाँ पे देखिए नीला थोता में आ जाएगा आपका CuSO4, सफेद थोता में आ जाएगा ZnSO4 और हरा थोता में आ जाएगा FeSO4। यहाँ तक तो क्लियर है। नीला थोता में CuSO4, सफेद थोता में ZnSO4 और हरा थोता में FeSO4। अब यहाँ पे जल के अणु लगेंगे। नीले थोते में तो 5 जल के अणु लगेंगे, बाकी इन दोनों में 7-7 लगेंगे। मतलब फॉर्मूला याद हो, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, बाकी पढ़ना तुम ही पड़ेगा। याद अगर तुमको करना है, सिलेक्शन तुमको लेना है तो याद तो करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आप मेरी बातों को बड़े ही अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजें मैंने आपको बता दी। और क्या बताऊं मैं आपको, एक होता है ठोस CO2। ठोस CO2 जो होता है इसको कहते हैं शुष्क बर्फ। इसका प्रयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। और एक चीज मैं आपको भूल गया, H2O2, ये होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये जो होता है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ठीक है, तो ये एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये चीज, ठीक है, चलो इतना लिखिए। फिर कुछ 10 एक कंपाउंड में और बता देता हूं, फिर हमारे लेक्चर को आज समाप्त करेंगे। मिटा सकता हूं, चलो अब कुछ एक कंपाउंड में और बता रहा हूं, उसको आप ध्यान से सुनेंगे, फिर आज का हमारा काम समाप्त हो गया। एक तो होता है D2O। H2O क्या होता है, पानी होता है, पानी का सूत्र H2 होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, D2O, तो ये होता है भारी जल। ये क्या होता है, भारी जल। इसका प्रयोग एक तो देखो, नाभिकीय संयंत्र जो होते हैं, नाभिकीय रिएक्टर या संयंत्र में कहूँ तो उसके अंदर इसका प्रयोग एक तो किया जाता है शीतलक के रूप में। शीतलक मतलब ठंडा करने में, जब वो गर्म करते हो, गर्म हो जाते हैं। और इसका प्रयोग होता है मंदक, मंदक मतलब स्पीड को कम करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में आपको याद रखना है AgCl। ठीक है, इसका प्रयोग होता है फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता है। एक होता है यहाँ पे AgCl का नहीं होता, सॉरी, AgBr का। AgBr का जो प्रयोग होता है वो किसमें होता है, फोटोग्राफी में होता है। एक आपका हो जाएगा AgI। AgI का प्रयोग कृत्रिम वर्षा करवाने में करते हैं। एक आपकी होती है AgNO3। AgNO3 को कहा जाता है ल्यूनार कास्टिक। इसका नाम क्या है, ल्यूनार कास्टिक। इसका प्रयोग किया जाता है चुनावी स्याही में, यानी कि आप जब वोट देने जाते हैं तो आपकी अंगुली पे जो निशान लगाते हैं, जैसे कि मेरे अभी भी यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये जो यहाँ पे स्याही होती है जो उतरती नहीं है, कलर नहीं छोड़ती, वो क्या होती है, AgNO3 होती है। ठीक है, इसे कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको कंपाउंड्स ध्यान में रखने। अब देखिए, अब ध्यान से सुनिए, कुछ गैसें मैं आपको बता रहा हूँ। एक होती है CO+N2, इसे कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। इसे क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर गैस, हिंदी में लिख सकते हैं प्रोड्यूसर गैस। एक होती है CO+H2, तो इसे कहते हैं वाटर गैस। इसे क्या कहते हैं, वाटर गैस, है ना, ये प्रोड्यूसर गैस, ये वाटर गैस। एक होती है CH4, मीथेन इसे कहते हैं, लेकिन इसका एक और नाम है जिसे मार्स गैस भी कहते हैं, या गोबर गैस इसको कहा जाता है। ठीक है, दलदली इलाकों में ये पाई जाती है, इसलिए मार्स गैस। और गोबर गैस क्यों कहा जाता है, जो जुगाली करने वाले जंतु होते हैं, गाय भैंस बकरी, तो उनके अंदर से ये गैस उनके गोबर में पाई जाती है। ठीक है, और ये जो है आपकी इंपॉर्टेंट गैस है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपने नाम सुना होगा MIC, ये क्या होती है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये जो गैस है आपको पता होगा 2 या 3 दिसंबर की रात को जो यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री में आग लगी थी और कई लोगों की मौत हुई थी, वो इसी गैस के रिसाव की वजह से हुई थी। वहां पे ये गैस जो है वो रिस गई थी, जो कंटेनर है वहां से, और आग पकड़ ली थी इसमें। ठीक है, तो ये मिग नामक गैस थी। ठीक है, एक होती है N2O, ये होती है लाफिंग गैस, यानी कि हास्य गैस इसको हिंदी में कह सकता हूँ। यानी ये गैस जो है हास्य गैस होती है, मतलब व्यक्ति के ऊपर छिड़क जाए तो व्यक्ति हंसने ही लग जाता है। और इसका प्रयोग स्थानीय निश्चित के रूप में करते हैं। स्थानीय निश्चित का मतलब, मान लो अगर आपका कहीं पे हाथ टूट गया तो वहां पे ऑपरेशन करना है, तो वहां पे आपको क्या दे दिया जाता है, N2O दे दिया जाता है, ताकि वहां से आपका हाथ क्या हो जाता है, सुन्न हो जाता है, तो वहां पे ऑपरेशन कर दिया जाता है। तो ये कुछ गैसें हैं जो आपको ध्यान रखना है। एक और आपको ध्यान रखना है, इथाइलिन।
इथाइलिन भी एक गैस है जिसका उपयोग फलों को पकाने में करते हैं, फलों को पकाने में करते हैं। और एक गैस होती है आपकी एसिटाइलिन। एसिटाइलिन का प्रयोग आप किसमें करेंगे? एसिटाइलिन का प्रयोग करेंगे आप गैस वेल्डिंग में, गैस वेल्डिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी कंपाउंड मुझे बताने थे मैंने सारे बता दिए, और मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर भी कोई सवाल जाएगा, है ना। आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सारी चीजें मैंने आपको बताई। सबसे पहले धातु और अधातु में अंतर बताए, 12 डिफरेंस मैंने या 11 डिफरेंस बताए। उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं याद रखना, लेकिन वो पूरा याद रखना है ना। उसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई। उपधातु क्या होता है, मिश्र धातु क्या होता है, धातु की क्रियाशीलता का कर्म क्या है। फिर मैंने धातु के अयस्क बताए, इंपॉर्टेंट अयस्क जो है वो सारे मैंने आपको बताए। और उसके बाद धातु के प्रमुख यौगिक मैंने अलग अलग करके आपको बताए। सोडियम के बताए, पोटेशियम के बताए, कैल्शियम के बताए। उसके बाद कौन कौन सी गैसें हैं उसके बारे में मैंने बताया। फिर कुछ AgBr, AgI, AgNO3 के बारे में बताया। तो जितनी भी चीजें पॉसिबल हो सकती है आपके एग्जाम की दृष्टि से वो मैंने सारी आपको कवर करवा दी। और इसके बाद धातु और अधातु का जो टॉपिक है उसमें आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा मान सकते हैं, आप विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको कैसी लगी क्लास ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अच्छी लगी तो इसको आप शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो।